इकोनॉमिक्स का एक बड़ा कॉमन सा टर्म है एबिटा। आप अक्सर शार्क टैंक में भी शार्क्स को कंपनी के ऑनर से पूछते हुए देखते होंगे कि आपके कंपनी का एबिटा क्या है बताओ। तो आज हम लोग एबिटा को सिंपल शब्दों में समझेंगे, क्योंकि डेफिनेशन तो हर जगह है ही, गूगल पे जाएंगे कहीं भी जाएंगे डेफिनेशन तो आपको हर जगह मिल जाएगा। तो हम लोग किसी कंपनी का एग्जाम्पल लेके, एक 100 रुपये का एग्जाम्पल लेके कि कंपनी 100 रुपये कमाती है तो एबिटा कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको देखते हैं। बाकी हाँ, वो तो अपना फेमस डायलॉग है, टाइम और डेट नोट कर लो, बाकी देखना आज से पहले सर दर्द हुआ था दूर क्या। ठीक है, अब देखो एबिटा सिंपल नेम तो यही है, अर्निंग बिफोर। ईबी क्या हो गया, अर्निंग बिफोर। यहाँ एक गौर करना है आपको। तीसरा 4 टर्म है इसमें, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। अब पहले ये 4 चीज़ क्या है। अब इंटरेस्ट, मान लो कि कोई कंपनी काम वाम करने के लिए लोन लेती है। अब लोन लेती है तो उस लोन पर उसे ब्याज चुकाना पड़ता है, ये हो गया इंटरेस्ट। कंपनी सरकार को टैक्स देती है, दोनों तरह के टैक्स, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों देती है। एक तो सामान बना तो उसके ऊपर एक्साइज जो भी लगा। ठीक, यहाँ ध्यान रखना है एबिटा को कैलकुलेट करते समय इनडायरेक्ट टैक्स को हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे, केवल डायरेक्ट टैक्स को। ये यहाँ पे थोड़ा सा पेच है, ध्यान रखना। अब डेप्रिसिएशन क्या हो गया कि कंपनी में कबूतर तो बना नहीं रहे हैं, सामान बनाने के लिए मशीन है, ये है वो है। अब वो मशीन घिस भी रही है। मान लो कोई एक मशीन है, उसकी एक लाइफ होती है, तो उसमें से 3 साल वो मशीन काम कर चुकी है, तब उस मशीन की लाइफ 7 साल की ही बची है, तो 3 साल का उसका क्या डेप्रिसिएशन हुआ, ये सालाना कैलकुलेट करते हैं। जनरली क्वार्टरली भी कैलकुलेट किया जाता है, कंपनी क्वार्टरली अपना एबिटा डाटा पब्लिश करती है। ठीक है, तो वो हो गया डेप्रिसिएशन कि जो मशीन वगैरह में जो उसके मूल्य में जो ह्रास हुआ, जो उसके मूल्य में कमी आई। एमोर्टाइजेशन भी डेप्रिसिएशन जैसा ही चीज़ होता है, लेकिन थोड़ा अलग। डेप्रिसिएशन होता है टेंजिबल एसेट्स पे, भौतिक संपत्ति पे, जैसे आपका मशीन घिस रहा है। एमोर्टाइजेशन होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे, पेटेंट पे। मान लीजिए किसी कंपनी को कोई दवा बनाने का पेटेंट मिला 20 साल के लिए, अब उसने 5 साल उस पेटेंट का यूज कर लिया है, उस पेटेंट के लिए अब उसके पास केवल 15 साल का अवधि बचा है। इसका मतलब वो पेटेंट का भी वैल्यू घट गया, तो उसको कहते हैं एमोर्टाइजेशन, जो इंटेंजिबल एसेट्स के लिए होता है, अभौतिक संपत्ति के लिए। चलो अब इसको एक सिंपल एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लो कोई कंपनी का टोटल रेवेन्यू है 100 रुपये, 100 रुपीज़। टोटल रेवेन्यू का मतलब है कंपनी के पास जो पैसा आया। तो कंपनी के पास पैसा कहाँ से आता है, वसूली से तो आता नहीं है, फिरौती से तो आता नहीं है। तो कंपनी कुछ सामान बना रही है और उस सामान को बाजार में बेच रही है, तो सामान को बेचने से उसके पास जो रेवेन्यू आया और अदर सोर्सेज से भी जो रेवेन्यू आया, कंपनी के बैलेंस शीट में आपको ये ऐसे ही दिख जाएगा अलग अलग। ठीक, तो 100 रुपये का उसने टोटल रेवेन्यू किया 1 साल का। अब उसके उस साल टोटल एक्सपेंस, कुल खर्चा जो था वो था 60 रुपये। तो कुल आय कितना हो गया 100 रुपये, कुल खर्चा कितना हो गया 60 रुपये। कैलकुलेट करते चलिए आप भी अपने कॉपी में। अब कुल जो खर्चा है उसमें से खर्चा, मुख्य रूप से जो खर्चा होती है कंपनी की, वो कुछ फिक्स्ड कॉस्ट होती है और कुछ वेरिएबल कॉस्ट होती है। फिक्स्ड कॉस्ट जैसे कंपनी जहाँ चल रही है उस जगह का रेंट देना, लीज पे है तो वो पैसा देना, स्टाफ को सैलरी देना, अपने वर्कर्स को, कच्चा माल जो सामान खरीद रही है उसके लिए रॉ मटेरियल भी चाहिए। तो मान लो 60 रुपये के खर्चे में हमने मान लिया 50 रुपये उस कंपनी का रॉ मटेरियल, रेंट, सैलरी इस सब में चला गया। अब मान लो कि कंपनी ने ब्याज लिया था तो 50 रुपये उसके चले गए रॉ मटेरियल वगैरह में, 5 रुपये उसने ब्याज चुका दिया, इंटरेस्ट चुका दिया। अब मान लीजिए डेप्रिसिएशन, उसका मशीन भी उस साल 3 रुपये का घिस गया, तो 3 रुपये का मशीन घिस गया और 2 रुपये का एमोर्टाइजेशन भी हो गया, उसके आईपी का वैल्यू कम हो गया। तो 5 रुपये डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन में, 5 रुपये इंटरेस्ट में और 50 रुपये उसके रॉ मटेरियल वगैरह में चले गए। तो टोटल 50, 5, 55, 5, 60 रुपये, टोटल एक्सपेंस हो गया 60 रुपये। अब हमारा प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, तो प्रॉफिट बराबर होता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस। तो उसने 100 रुपये कमाए थे, उसमें से जब हम 60 रुपये को माइनस कर देंगे तो 40 रुपये हो गया प्रॉफिट। अब नहीं, यहाँ एक पेज रुक जाना। क्या होता है कि ये 40 रुपये उसका प्रॉफिट नहीं, इस 40 रुपये पे उसको सरकार को टैक्स भी देना है। ठीक, तो ये 40 रुपये हुआ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब मान लो कि उसने 5 रुपये सरकार को टैक्स भी दे दिए, अब निकलेगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट क्या हो गया 40 रुपये माइनस 5 रुपये जो सरकार को टैक्स दिया, तो 35 रुपये ये क्या हो गया नेट प्रॉफिट हो गया। अब एबिटा कैसे कैलकुलेट करते हैं, एबिटा हो गया, एबिटा बराबर हमने क्या फुल फॉर्म बताया, अर्निंग बिफोर। तो अर्निंग बिफोर क्या हो गया 35 रुपया। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हमने कितना दिया 5 रुपये, तो 35 प्लस 5 कर दीजिए।
अर्निंग बिफोर टैक्स, तो टैक्स हमने कितना दिया 5 रुपये, तो 35 + 5 रुपये और कर दीजिए। डेप्रिसिएशन हुआ 3 रुपये, एमोर्टाइजेशन हुआ 2 रुपये, तो टोटल कितना हो गया 35 रुपये, 5 रुपये 35, 5 40, 5 45 और एमोर्टाइजेशन और वो मिला करके 50 रुपये। एबिटा कितना हो गया कंपनी का 50 रुपये। अब देखिए यहाँ यहीं पे थोड़ा बहुत कहीं खेल करेगा तो आप समझ जाएंगे। मान लीजिए आपसे सिर्फ कहे कि सिर्फ एबिट बताइए, एबिट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब यहाँ डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन को कैलकुलेट करने नहीं बोल रहा है। अर्निंग बिफोर था 35 रुपये, इंटरेस्ट 5 रुपये और टैक्स 5 रुपये, तो 35 5 40 5 45 रुपये हो गया एबिट। एबिटा कितना था 50 रुपये, एबिट कितना हो गया 45 रुपये। ठीक, इसी तरीके से आप इसको कैलकुलेट करेंगे। अब ये कई बार देखोगे कि एबिटा निगेटिव भी हो जाती है कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी को शार्क टैंक में गौर करना, कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है लेकिन कंपनी फिर भी एबिटा निगेटिव। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब उसने बहुत ज़्यादा लोन ले रखा है, बहुत ज़्यादा ब्याज चुका रहा है। तो शार्क टैंक्स को देखते हैं वो तुरंत समझ लेते हैं, तुरंत पूछते हैं अच्छा आपने कितना लोन लिया। ठीक, इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक, अब इसका मुख्य रूप से यूज क्या होता है? मुख्य रूप से यूज होता है किसी दो तरह के कंपनी के बीच कंपैरिजन किया जाता है। क्यों? क्योंकि मान लो कोई कंपनी बिहार में काम करती है तो हो सकता है उसे वहाँ कम टैक्स देना पड़े, कोई कंपनी महाराष्ट्र में काम करती है तो हो सकता है वहाँ ज़्यादा टैक्स देना पड़े। बहुत जगह की सरकारें बहुत छूट भी देती है कंपनी को। तो टैक्स के कारण क्या होता है कि कंपनी का इनकम ज़्यादा कम दिख सकता है, इसीलिए बिफोर टैक्स कैलकुलेट इसीलिए करते हैं, एबिटा इसीलिए देखते हैं कि दो कंपनी का कंपैरिजन बराबर हो जाए, इंटरेस्ट का टैक्स का इसका असर न पड़े। दूसरा, इससे कंपनी का पता चलता है कि कंपनी की क्षमता क्या है लोन चुकाने की, फलाने की, ढिमकाने की। एक सिंपल बेसिक अर्थ में समझाए, इसी रूप में एबिटा को कैलकुलेट किया जाता है कि ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सा डाटा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जैसे वॉरेन बफेट वगैरह, वो कहते हैं एबिटा नॉनसेंस कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट का कोई मतलब ही नहीं है। अदरवाइज मेरे से पूछो तो सही मामले में इकोनॉमिक्स को अगर आपको मज़ा नहीं आया तो इकोनॉमिक्स दुनिया का सबसे नॉनसेंस सब्जेक्ट है। नारियल के फल जैसा मैं कहता हूँ, नारियल का फल मेढक के हाथ दे दो कुछ ना कर पाएगा, नोच भी नहीं पाएगा उसको। ठीक, लेकिन किसी बंदर के हाथ दे दो या हम इंसानों के हाथ दे दो, अपन उसको तोड़ के उसके अंदर से पानी निकाल देंगे। ठीक, तो वैसा ही इकोनॉमिक्स को अगर आप खुद पे जोड़ के देखेंगे, मुझे दो ही तरीका समझ आया इकोनॉमिक्स सीखने का कि जो कुछ भी कहीं भी हो रहा है किसी भी देश दुनिया में किसी सरकार के साथ, वो सब कुछ आपके साथ भी होता है। कंपनी के आप कंपनी बन जाइए, फिर आप बेहतर इकोनॉमिक्स समझ पाएंगे। आप जो कुछ इकोनॉमिक्स में हो रहा है वहाँ अपने को सेंटर में रख लीजिए, आप बेहतर इकोनॉमिक्स सीख जाएंगे, बेहतर इकोनॉमिक्स समझ जाएंगे। आई होप कि आज थोड़ा सा एबिटा आपका क्लियर हुआ हो। अगर नहीं हुआ फिर भी तो वीडियो को दोबारा देखिए, कॉपी कलम लेके, ठीक है, हो जाएगा क्लियर। फिर भी ना हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है। चलो, जब यहाँ तक पहुँच ही गए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। जाते जाते धन्यवाद।